एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा टॉपिक 4th स्टार्ट हो गया था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी जनन स्वास्थ्य। मैंने इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट डाल दिया है। आज हमारा पार्ट 2 है। इसमें हम पढ़ेंगे परिवार नियोजन, जनसंख्या विस्फोट, इसके रोकने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, इसके बढ़ने के क्या क्या कारण हो सकते, क्या दुष्प्रभाव हमारे संस्कृति पे पढ़ेंगे या हमारी डेली लाइफ में पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें आज हम कवर करने वाले हैं। तो ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है और पार्ट 1 मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, तो आप वहाँ जाके देख लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने परिवार नियोजन भी पार्ट 1 में करवा दिया था, लेकिन एक बार मैं आपके लिए बता देती हूँ। परिवार नियोजन का मतलब होता है जैसे जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए जिस मेथड का हम यूज़ करते हैं उनको संचार या प्रसार करना, लोगों को जागरूक बनाना, उनके प्रति लोगों को जागरूक बनाना। ठीक है, परिवार नियोजन का मतलब होता है परिवार को कंट्रोल करना। जैसे हम दो, हमारे दो, एक परिवार में सिर्फ 2 ही बच्चे होने चाहिए, चाहे वो लड़कियां हो चाहे वो लड़के हो। ये मैटर नहीं करता कि दोनों लड़के हैं या दोनों लड़कियां हो। ठीक है, तो परिवार नियोजन का मतलब यही होता है कि लोगों के बीच जागरूकता फैलाना कि वो जनसंख्या को कंट्रोल करें, और उसके उपाय हम पढ़ेंगे कि जनसंख्या को कंट्रोल किन किन उपायों द्वारा किया जा सकता है ना। तो स्टार्ट करते हैं हमारा परिवार नियोजन से। परिवार नियोजन की शुरुआत सन 1951 में हुई थी। इस कार्यक्रम के तहत लोगों में जनन से संबंधित बातों के बारे में जागरूकता किया और स्वस्थ समाज पाने के लिए अनेक सुविधाएं और प्रोत्साहन दिए गए। ठीक है, लोगों को बताया गया है कि भाई जनसंख्या को कंट्रोल करो, आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए भोजन, आवास, अन्न धन की कमी हो जाएगी। ऐसे हम जनसंख्या बढ़ती रही तो हमारे भारत में भी लोग नहीं आएंगे ही नहीं, है ना। पहले चीन के बाद हमारा भारत आता था, लेकिन अब चीन से भी ज़्यादा जनसंख्या हमारे भारत में है। इसीलिए सरकार द्वारा ये नियम लागू किया गया है कि हम दो हमारे दो। ठीक है, तो फिर आता है ना जनसंख्या विस्फोट। किस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है ना, जनसंख्या का किस तरीके से विस्फोट हो रहा है, किस तरीके से तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है। हमारे देश की जनसंख्या सन 1911 में लगभग 70 करोड़ थी और 2011 में 121.07 करोड़ हो गई। देखो कितनी जनसंख्या बढ़ गई, है ना। ओके, इस विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 15.5% भाग भारतीय हैं। ये दूसरे स्थान पर आता है। विश्व भर में भारत चीन के बाद जनसंख्या में दूसरे स्थान पे आता है, लेकिन अब फर्स्ट पे आने लग गया है। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 15.5% भाग भारतीय है। अब ये जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? जैसे पहले क्या होता था, पहले हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे। अभी तो बहुत एक्सपर्ट इलाज हो गए, डॉक्टर आ गए। पहले के ज़माने में क्या होता था, एक बुखार आने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। आजकल बुखार क्या, बड़ी से बड़ी बीमारी हो जाती है, कैंसर तक की बीमारियों का इलाज आ गया है। तो इससे क्या हो गया, मृत्यु दर में कमी आई। जैसे कोई बीमारी हुई, हम सीधा हॉस्पिटल में चले जाते हैं, तो वहाँ पे मृत्यु होने का चांस नहीं होता, बहुत ही कम हो जाता है। और पहले के ज़माने में जनसंख्या कंट्रोल कैसे थी, पहले के ज़माने में इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे, डॉक्टर नहीं हुआ करते थे। पहले के लोग जो थे वो थोड़े गरीब भी थे, तो इस कारण से जैसे अगर बुखार आता है तो पहले के लोग ध्यान ही नहीं देते थे कि हाँ बुखार आया है, तो उससे क्या लोगों की मृत्यु हो जाती थी, बड़े बड़े रोगों का पता ही नहीं चलता था। लेकिन आजकल क्या हर चीज़ों की टेक्निक है, तो उससे पता चलता है और उसका इलाज हो जाता है। इसीलिए भी हमारे मृत्यु दर में कमी आ गई है। मात्र मृत्यु दर में कमी, पहले क्या होता था, पहले डिलीवरी के वक्त औरतों की मृत्यु हो जाती थी, शिशु की मृत्यु हो जाती थी, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। तो इसमें भी मृत्यु दर में कमी के कारण जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जनन आयु वाले व्यक्तियों की संख्या वृद्धि हो रही है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण मूलभूत आवश्यकताओं का अभाव हो सकता है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे घर, जो अपने खेत खलियाने होंगे वो धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। वहाँ पे क्या होगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण होने लगेगा, है ना।
अब आता है हम इस जनसंख्या विस्फोट को कैसे रोकें, ऐसी क्या क्या युक्तियां हैं, क्या क्या उपाय हैं जिससे हम गर्भधारण होने से रोक सकते हैं या जनसंख्या विस्फोट होने से रोक सकते हैं। तो हमारा सबसे पहले है जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के उपाय। जनसंख्या का नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है या गर्भ निरोधकों का प्रचार प्रसार, है ना। तो गर्भ निरोधक जैसे बहुत से जो लोग हैं अभी भी कुछ क्षेत्रों में या कुछ गांवों में कम पढ़े लिखे हैं, उनको पता नहीं होता कि गर्भ निरोधक का उपाय हम करके जनसंख्या कंट्रोल में कर सकते हैं। तो उनको बताना कि भाई तुम लोग ऐसे करो, गर्भ निरोधक का उपयोग करो और बच्चों को कम पैदा करो, ठीक है। तो क्या क्या विधियाँ होती है, रोधक विधियाँ। इसमें कंडोम या डायफ्राम का प्रयोग किया जाता है। ये युक्तियाँ शुक्राणु को अंडाणु से मिलने में रोधक का कार्य करती है जिससे निषेचन नहीं होता। रासायनिक विधियाँ सगर्भता को रोकने में महिलाएं 2 प्रकार की गोलियों का उपयोग करती हैं। मुख्य गोलियां यानी मुख से खाई जाने वाली गोलियां और योनि गोलियां यानी एक तरह की टैबलेट्स आती है जिनको हम योनि में रखते हैं, जो एक केमिकल सिक्रेट करते हैं जो आने वाले शुक्राणुओं को निष्क्रिय कर देती है या उनको इनएक्टिव फॉर्म में कर देती हैं, शुक्राणु और अंडाणु को निष्क्रिय कर देती हैं। फिर आता है शल्य की विधियाँ। इस विधि में पुरुष नसबंदी या स्त्री नसबंदी करवाई जाती है। नसबंदी का मतलब होता है जैसे हम मादा हो गई, मादा के अंडवाहिनी से होके अंडाणु आता है। जब अंडवाहिनी से होके अंडाणु आता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, उस अंडवाहिनी को बीच में से काट के दोनों मुंह को अलग अलग करके बांध देते हैं। तो क्या होता है, जो अंडाणु का सिक्रेशन होता है वो पूरे गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाता या जो अंडाणु होता है पूरी फैलोपियन ट्यूब में नहीं फैल पाता। निषेचन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है, मादा में अंडवाहिनी में होता है। उस अंडवाहिनी को काट देने से निषेचन की क्रिया नहीं होती है ना। पर कभी कभी ये क्रिया क्या होती है, जब वो नली काटते हैं और उसको बांधते हैं तो अगर वो ढंग से कवर नहीं हो पाती तो कभी कभी खुल जाती है, तो इसमें खतरा होता है। अंतःगर्भ निरोधक विधियाँ। चिकित्सकों द्वारा कॉपर टी का प्रयोग गर्भाशय के अंदर करने से गर्भधारण की क्रिया नहीं होती हैं। ये सारी रासायनिक विधियाँ थी। अब आती है हमारी प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधियाँ। इस विधि में अंडाणु एवं शुक्राणु को मिलने से रोकने के सिद्धांत पर आधारित है। प्राकृतिक विधियाँ किस पर आधारित है, शुक्राणु और अंडाणुओं को रोकने या मिलने से रोकने या निषेचन की क्रिया रोकने पर आधारित है। आवधिक संयम। इसमें दंपति मासिक चक्र के 10वें से 17वें दिन के बीच मैथुन नहीं करते हैं क्योंकि इस दौरान गर्भधारण के बहुत अधिक अवसर होते हैं। क्यों नहीं करते, जिससे महिला में मासिक चक्र होता है, रजोधर्म होता है, तो रजोधर्म के दौरान एक अंडाणु का निर्माण होता है। ये हम सबको पता है कि मासिक चक्र के दौरान अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो वो अंडाणु का उत्सर्जन, अंडो उत्सर्ग, अंडाशय, अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय में होता है। जब अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है या अंडाणु परिपक्व होकर बाहर निकलता है तो कौन से दिन निकलता है, 11वें से 17वें दिन के बीच में निकलता है। अंडो उत्सर्ग 11वें से 17वें दिन के बीच में होता है। अगर इस समय में कोई लेडी मैथुन क्रिया करती है तो उसको 100% गर्भधारण की समस्या हो जाती है या गर्भधारण हो जाता है। समस्या तो नहीं बोल सकते हम, क्योंकि जैसे कोई दंपति है, अगर उनको गर्भधारण करवाना है, बच्चा चाहिए, तो उनके लिए तो खुशी की बात होगी, है ना। तो गर्भधारण हो सकता है, तो उन्हें हम ध्यान रखना चाहिए कि हमें गर्भधारण करना है तो 10वें से 17वें दिन के बीच हमें मैथुन क्रिया करनी है, इससे गर्भधारण हो जाता है। स्तनपान अनावृत, अनातरु, प्रसव पश्चात या जब तक शिशु को स्तनपान कराती हैं तब तक ऋतुस्राव या चक्र या अंडोत्सर्ग प्रारंभ नहीं होता। इसमें क्या होता है, प्रसव हो गया, जब महिला की डिलीवरी हो जाती है तो बच्चा जब तक स्तनपान करता है तब तक या तो महिला में रजोधर्म नहीं आता और आ गया तो उसमें अंडोत्सर्ग की क्रिया नहीं होती, मतलब अंडाणुओं का निर्माण नहीं होता। सगर्भता या चिकित्सा समापन, ये हमारा टॉपिक है। जैसे
कोई गर्भधारण गलती से हो जाता है, जैसे बलात्कार की स्थिति में कोई अनचाहा गर्भधारण हो जाता है, तो सरकार ने एक नियम बनाया, इसको गर्भधारण हटाया जा सकता है। जैसे हम दंपति नॉर्मल गर्भधारण करते हैं, जैसे हमारी डेली लाइफ में दंपति में होता है, तो इसे हटाना या इसको गिराना गैर कानूनी माना जाता है। लेकिन जैसे बलात्कार की स्थिति में किसी बच्ची का रेप हो जाता है और गर्भधारण हो जाता है, तो इसके लिए सरकार ने एक नियम बनाया था, उसे सगर्भता का चिकित्सीय समापन कहते हैं। गर्भावस्था के पूर्ण होने से पहले स्वैच्छिक रूप से गर्भ को समाप्त करना चिकित्सीय सगर्भता समापन कहलाता है। ये निम्न कारणों से अपनाई जाती है, जैसे अनचाहा गर्भधारण, असुरक्षित संभोग अनचाहा गर्भधारण को जन्म देता है, जैसे किसी को जबरदस्ती उसके साथ गलत करके गर्भधारण कराना, तो ये हो गया अपना अनचाहा गर्भधारण। अब आता है बलात्कार। इस दौरान इस कारण पैदा हुई अवांछित सगर्भता को समाप्त करने हेतु सगर्भता चिकित्सा समापन का प्रयोग या उपयोग किया जाता है। सगर्भता की पहली तिमाही में ही प्रेरित गर्भपात को सुरक्षित माना जाता है। क्या बोल रहा है, जब हम सगर्भता का चिकित्सीय समापन करवाता है तो ये 3 महीने के अंदर अंदर ही होना चाहिए। अगर 3 महीने निकल गए, इसके बाद हम अगर चिकित्सीय समापन करवाते हैं तो हमारी जान को खतरा हो सकता है। उसमें जो मादा होती है उसकी डेथ भी हो सकती है। इसीलिए सरकार ने ये नियम भी बनाया कि 3 माह के अंदर अंदर गर्भपात होना सुरक्षित माना जाता है। मतलब उसको गर्भपात होना मतलब सुरक्षित या स्वच्छ माना जाता है, इससे माँ पर कोई खतरा नहीं होता। अब आता है बंध्यता। बंध्यता का मतलब होता है ऐसे दंपति जो बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रखते, है ना, ये बच्चे उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं, इसी को हम बंध्यता कहते हैं या इनफर्टिलिटी बोलते हैं। बंध्यता से तात्पर्य है बच्चा पैदा करने में असमर्थ होना। देखो आजकल, पहले जो दंपति थे बच्चा पैदा करने में असमर्थ थे तो ऐसी कोई टेक्निक नहीं थी, लेकिन आजकल IVF आया है ना, इसके द्वारा अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन करवाया जाता है IVF के थ्रू, है ना, परख नली में। तो ये सारी टेक्निकें आ गई। इसके कारण हो सकते हैं। अब बंध्यता के कारण होते हैं शारीरिक विकार के कारण, जैसे पुरुष में कोई शरीर में कुछ कमी होने के कारण शुक्राणु का उतना डोनेशन नहीं हो पा रहा हो जितना एक महिला को ज़रूरत होती है। जन्मजात विकार, जो जन्म से कोई विकार या बीमारी हो, प्रतिरक्षात्मक या मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं। इनमें से कुछ विकारों का निदान करके दंपतियों को बच्चा पैदा करने की मदद दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त सहायक जनन प्रौद्योगिकी तकनीकी द्वारा भी हम बच्चे के जन्म में सहायता दी जा सकती है, जैसे परखनली टिश्यू यानी टेस्ट ट्यूब बेबी। परखनली टिश्यू में क्या होता है, इन टिश्यू में क्या होता है, परखनली में शुक्राणु उस दंपति के पुरुष के शुक्राणु और मादा के अंडाणु को लेकर एक परखनली में उसका निषेचन करवाया जाता है। जब वो ब्लास्टुला की फॉर्म में आ जाता है तो उस मादा के गर्भाशय में इंजेक्शन के थ्रू उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। भ्रूण का इन विट्रो विकास के द्वारा सामान्य स्त्री के गर्भाशय में भ्रूण के स्थानांतरण की प्रक्रिया को परखनली टिश्यू कहते हैं। अब इसका किस तरीके से उपयोग होता है, इस तकनीक का उपयोग उन स्त्रियों के लिए होता है जिनकी अंडवाहिनी विकृत होती है, मतलब अंडवाहिनी में निषेचन नहीं होता। हमें पता है कि जब शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है, मादा की अंडवाहिनी में होता है, लेकिन जब अंडवाहिनी किसी तरीके से विकृत हो जाती है और उसमें निषेचन नहीं होता है तो ये जो निषेचन की प्रक्रिया हो रही है, जो अंडवाहिनी में हो रही है, उसको बाहर परखनली यानी टेस्ट ट्यूब में किया जाता है। और फिर जब वो निषेचन संपन्न हो जाता है तो इंजेक्शन के थ्रू उस महिला के गर्भाशय में उसका रोपण कर दिया जाता है। परखनली शिशु की उत्पत्ति का सबसे पहले प्रयास इटली के वैज्ञानिक डॉक्टर पेटुसी ने 1959 में किया था। परखनली शिशु जन्म की प्रक्रिया, अब इसमें कैसे किया जाता है, सबसे पहले स्त्री के जनन पथ से अनिषेचित अंडा लिया जाता है। यह अजन्म परिस्थितियों में सुरक्षित रखा जाता है। अजन्म जिसमें जर्म्स ना लगे, वो रोगाणु
रहित हो जाए, मतलब रोगाणु रहित हो, रोगाणु हमें नहीं, रोगाणु वाला अंडा नहीं लेना है। इसके साथ ही स्त्री के पति के शुक्राणु भी एकत्रित कर लिए जाते हैं। इसके बाद संवर्धित माध्यम में अंडाणु व शुक्राणु का निषेचन करवाया जाता है, जिससे युग्मनज बनता है। इस युग्मनज को इन विट्रो 32 कोश की अवस्था तक आने दिया जाता है तथा इसी दौरान इसे स्त्री के गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। इस तरह स्त्री के से सगर्भता शुरू हो जाती है। गर्भधान का समय पूर्ण होने पर शिशु का जन्म होता है। ऐसे शिशु को परघनली शिशु बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। हम यहीं तक हमारा टॉपिक करेंगे। इससे अगले वाले टॉपिक हम पार्ट 2 में करेंगे या पार्ट 3 में करेंगे, आप देख लेना। तो ये जो चीज़ समझ में आई आपको, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट जरूर करना है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आती हो तो आप कमेंट में पूछिए, आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं सारे पूरा साइंस की बुक यहाँ पे कंप्लीट करवाने वाली हूँ, इसी तरीके से नोट्स बना के देने वाली हूँ। ठीक है बच्चों, थैंक यू।